एक दुकान, एक साल और पूरा अकाउंटिंग, जो कुछ सेमेस्टर भर में पढ़ाया जाता है, आज आप एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से बैलेंस शीट तक। मेरी तरफ से सिर्फ एक वादा और आपसे सिर्फ एक शर्त। मेरा वादा, हर चीज इतनी आसान होगी कि आपको रट्टा लगाना ही नहीं पड़ेगा। आपकी शर्त, वीडियो के आखिर में एक पूरा सवाल आप खुद सॉल्व करेंगे और यकीन मानो कर लोगे। चलिए, अली की दुकान खुल रही है। ये है अली, और आज उसकी जिंदगी का बड़ा दिन। अपनी दुकान खोल रहा है, 2 लाख रुपए लगाकर। पहले ही दिन 20 लेन देन हो गए। कुछ बेचा, कुछ खरीदा, किसी को उधार दिया। बिजली का बिल आया। रात को बैठा तो दिमाग घूम गया। कितना आया, कितना गया, किसने देना है, मुझे कुछ याद नहीं। अगर यही हाल रहा तो महीने के आखिर में मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मुनाफा हुआ या नुकसान। और बस यही प्रॉब्लम अकाउंटिंग हल करती है। अकाउंटिंग कोई मुश्किल इल्म नहीं, ये सिर्फ बिजनेस की जबान है। पैसे की हर हरकत को लिखने का एक मुकर्रर तरीका। और इस जबान के सिर्फ 5 लफ्ज हैं। 5। वो अभी आएंगे। पहले एक ऐसी बात जो अक्सर कोई नहीं बताता। वो बात ये है, आज से आपकी नजर में अली और उसकी दुकान दो अलग लोग हैं। जी हां, दुकान को एक अलग शख्स समझो, जिसकी अपनी जेब है। जब अली ने अपने 2 लाख दुकान में डाले, तो दुकान की जेब में पैसा आ गया, मगर दुकान ये याद रखेगी, ये मेरा नहीं, ये तो मालिक का लगाया हुआ है। उसका हक है। इसी हक का नाम है कैपिटल। और पूरे कोर्स में हम हिसाब दुकान की जेब का रखेंगे, अली की जेब का नहीं। ये एक लाइन आधी अकाउंटिंग आसान कर देती है। इसे एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अच्छा, मतलब दुकान मेरी है, लेकिन दुकान का हिसाब ऐसे लिखना है जैसे मैं उसका मेहमान हूँ। जो दुकान में डाला वो दुकान पर मेरा हक बन गया। अब ये तय कर लें कि लिखना क्या है। हर वो लेन देन जिसमें पैसे की वैल्यू इधर से उधर हो, वो ट्रांजैक्शन है और वो लिखा जाएगा। सब्जी खरीदी, ट्रांजैक्शन। उधार बेचा, ट्रांजैक्शन। मगर दोस्त के साथ चाय पे गपशप, बिजनेस का पैसा नहीं हिला, तो बुक्स में नहीं, सिर्फ पैसे वाली हरकत लिखी जाती है। और अब वो 5 लफ्ज, दुनिया की हर चीज जो आपकी बुक्स में आएगी, इन 5 में से किसी एक डब्बे में गिरती है। पहला, एसेट, जो दुकान के पास है। कैश, फर्नीचर, बेचने का माल। और सुनो, जिससे पैसा आना है वो भी एसेट है, क्योंकि वो आने वाला पैसा दुकान का ही तो है। दूसरा, लायबिलिटी, जो दुकान ने किसी को देना है। तीसरा, कैपिटल, मालिक का हक, अभी सीखा। चौथा, एक्सपेंस, जो बिजनेस चलाने में खर्च होकर खत्म हो गया, बिजली, किराया। और पांचवा, इनकम, जो बिजनेस ने कमाया, सबसे बढ़कर सेल्स। एक बार फिर, सिर्फ 5। पास है एसेट, देना है लायबिलिटी, मालिक का कैपिटल, खत्म हुआ एक्सपेंस, कमाया इनकम। इन 5 डब्बों की पहचान पक्की कर लो। पूरा अकाउंटिंग इन्हीं पर खेला जाता है। पहला चैलेंज, अभी, इसी वक्त, ये 5 चीजें किस किस डब्बे में जाएंगी? कैश, कुर्सी मेज, बिलाल का बकाया, बिजली का बिल और आज की सेल्स। सोचें। 3, 2, 1। कैश, एसेट। कुर्सी मेज, एसेट। बिलाल का बकाया, देना है लायबिलिटी। बिजली का बिल, एक्सपेंस। और सेल्स, इनकम। 5 में से जितने सही किए, कमेंट में जरूर बताना। शाबाश। और अब पूरे अकाउंटिंग की सबसे खूबसूरत सच्चाई, दुकान के पास जो कुछ भी है, उस पर किसी न किसी का हक है, या मालिक का, या बाहर वालों का। इसका मतलब एसेट्स हमेशा बराबर होंगे कैपिटल जमा लायबिलिटीज के। हमेशा। ये कभी नहीं टूटता। देखो, अली की दुकान के पास अभी सिर्फ 2 लाख कैश है। एसेट्स 2 लाख। और हक किसका? सिर्फ मालिक का, कैपिटल 2 लाख। तराजू बराबर। ये तराजू याद रखना।
चैप्टर 6 में ये वापस आएगा और उस दिन आपको बैलेंस शीट देखकर ऐसा लगेगा जैसे पुराना दोस्त मिल गया। बुनियाद तैयार। अब पहला असली औजार, वो दो लफ्ज जिनसे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं और जो असल में सबसे आसान हैं, डेबिट और क्रेडिट। चैप्टर 1। शुरू शुरू करने से पहले एक उलझन जो आप सबके जहन में है। बैंक से पैसा निकले तो एसएमएस आता है, डेबिटेड। मगर मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि दुकान में कैश आए तो भी लिखते हैं डेबिट। उल्टा? घबराओ मत, ये कोई गलती नहीं। इसके पीछे एक छोटा सा राज है जो मैं चैप्टर 8 में खोलूंगा। वहां तक ये सवाल अपनी जेब में रखो। पहले रूल्स। और एक बात पहले ही साफ कर लूं, वरना आगे तक तंग करेगी। बाजार में हम कहते हैं क्रेडिट पे दे दो, मतलब उधार। लेकिन अकाउंटिंग में क्रेडिट का उधार से कोई रिश्ता नहीं। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ दो साइड्स के नाम हैं, जैसे लेफ्ट और राइट। ना डेबिट बुरा है, ना क्रेडिट अच्छा। दोनों बस साइड का पता बताते हैं। बस इतना दिमाग से निकाल दो कि क्रेडिट मतलब उधार। अब दिल से सुनो, ये समझ गए तो सब समझ गए। हर ट्रांजैक्शन में हमेशा दो चीजें होती हैं, कुछ आता है, कुछ जाता है। अली ने कैश देकर माल खरीदा, माल आया, कैश गया। सारा को उधार बेचा, सारा से आने वाला पैसा बना, माल गया। दो रुख हर बार। इसीलिए इसे डबल एंट्री कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन दो जगह लिखी जाएगी, एक डेबिट, एक क्रेडिट। अब वो 5 डब्बे वापस लाओ, चैप्टर 0 वाले। रूल सिर्फ इतना है, किस डब्बे की चीज बढ़े तो कौन सी साइड पर लिखें। याद रखने के लिए दो लफ्ज, डेड और क्लिक। डेड, डेबिट बढ़ाता है एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स नया लफ्ज है। जब मालिक अपने ही बिजनेस से अपने खर्चे के लिए पैसा निकाले, जैसे अली दुकान के गल्ले से घर का सौदा ले जाए, वो ड्राइंग्स है, मालिक का अपना हक वापस लेना। और क्लिक, क्रेडिट बढ़ाता है लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल को। बस यही पूरा रूल है। कैश आया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ा, डेड कहता है डेबिट। सेल्स हुई, इनकम बढ़ी, क्लिक कहता है क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन पे मैं बस ये पूछूं क्या बढ़ा, क्या घटा और किस डब्बे का है, फिर डेड क्लिक खुद बता देगा कि डेबिट कहां, क्रेडिट कहां। बिल्कुल यही तरीका है अली। 3 सवाल, क्या बढ़ा, किस डब्बे का, डेड या क्लिक। जवाब हमेशा निकल आएगा। एक छोटा सा नोट, कुछ किताबों में आपको गोल्डन रूल्स मिलेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। परेशान मत होना, वो बिल्कुल यही बात है, बस पुराने नाम से। आप डेड क्लिक से हर सवाल हल कर सकते हो, और ज्यादा तेजी से। दोनों सही हैं। हम आसान वाला यूज करेंगे। चलो रफ्तार पकड़ते हैं। 5 छोटे सवाल, मैं साथ साथ जवाब भी दूंगा। कैश पे माल बेचा, कैश बढ़ा, डेबिट। सेल्स इनकम, क्रेडिट। बिजली का बिल, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट। कैश गया, क्रेडिट। बिलाल से उधार माल लिया, माल आया, डेबिट। बिलाल को देना है, लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट। सारा को उधार बेचा, सारा से आना है, एसेट, डेबिट। सेल्स, क्रेडिट। और अली ने घर के लिए गल्ले से निकाला, ड्राइंग्स, डेबिट। कैश गया, क्रेडिट। देखा, हर बार वही 3 सवाल और जवाब खुद चलकर आता है। अब आपकी बारी, बिल्कुल अकेले। अली ने दुकान के काम के लिए मोटरसाइकिल खरीदी, 25,000 कैश देकर। बताओ, डेबिट किसको करेंगे, मोटरसाइकिल को या कैश को? सोचें। 3, 2, 1। मोटरसाइकिल को डेबिट, क्योंकि मोटरसाइकिल दुकान का नया एसेट है। एसेट बढ़ा, डेड कहता है डेबिट। और कैश गया, एसेट घटा, तो कैश को क्रेडिट। अगर आपने ये निकाल लिया तो सच में आपने आज का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट फतह कर लिया। शाबाश। चैप्टर 1 का निचोड़ सिर्फ 3 सवाल हैं। क्या बढ़ा या घटा, किस डब्बे का है, डेड या क्लिक। बस। मगर अब सवाल ये डेबिट क्रेडिट लिखें कहां, किस किताब में, किस तरतीब से? वहां से शुरू होती है असली बुक कीपिंग।
चैप्टर 2 जर्नल। चलते हैं। अब तक 5 डब्बे और डेड क्लिक का रूल। मगर अली के हाथ में अब 20 पर्चियां हैं। लिखें कहां? इसका घर है जर्नल, बिजनेस की रोज की डायरी, जहां हर ट्रांजैक्शन सबसे पहले तारीख के हिसाब से लिखी जाती है। आज हम अली का पूरा पहला महीना लिखेंगे, 10 एंट्रीज। और आज 2 नए किरदार भी आ रहे हैं, नजर रखना। फॉर्मेट आसान है, 5 खाने, तारीख, फिर पर्टिकुलर्स। पहली लाइन पर डेबिट वाला अकाउंट, दूसरी पर टो लगाकर क्रेडिट वाला। LF यानी लेजर फोलियो, पेज नंबर, अभी खाली। और आखिरी 2 खाने, डेबिट की रकम, क्रेडिट की रकम, और ये दोनों हमेशा बराबर। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 रुख, याद है ना? पहली एंट्री, अली ने 2 लाख कैश से बिजनेस शुरू किया। कैश आया, एसेट बढ़ा, डेड, कैश डेबिट, और ये पैसा मालिक का हक है, कैपिटल बढ़ा, क्लिक, कैपिटल क्रेडिट। नए बिजनेस की सबसे पहली एंट्री हमेशा यही शक्ल रखती है। दूसरी, 80,000 बैंक में जमा करवा कर अकाउंट खोला। बैंक भी एक एसेट है, जेब बदली, पैसा वही, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। और तीसरी, 40,000 का माल कैश पर खरीदा, परचेसेस डेबिट, क्योंकि बेचने का माल आना भी खर्चे के खाने में लिखा जाता है, और कैश क्रेडिट। और अब मिलकर आइए, ये हैं बिलाल भाई, थोक के ताजिर। अली इनसे माल उधार लेता है, मतलब अली ने इनको पैसा देना है। जिसको देना हो वो कहलाता है क्रेडिटर। बिलाल का चेहरा याद रखो, जब भी देना है आए बिलाल। अस्सलाम अलैकुम अली भाई। 25,000 का माल ले जाओ, हिसाब महीने के आखिर में। भरोसे का कारोबार यही होता है। एंट्री, परचेसेस डेबिट 25,000, माल आया, और बिलाल का अकाउंट क्रेडिट, क्लिक, लायबिलिटी बढ़ी। अब पांचवी, 30,000 की कैश सेल्स, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। और छठी एंट्री के लिए ये हैं सारा। अली भाई, 18,000 का सामान चाहिए। पैसे अगले हफ्ते दूं तो ठीक है? अली ने हां कर दी। उधार बिक्री। अब सारा से पैसा आना है, जिससे आना हो वो डेब्टोर। सारा का अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाला पैसा अली का एसेट है, और सेल्स क्रेडिट, बिलाल को देना, क्रेडिटर। सारा से आना, डेब्टर। दोनों चेहरे याद, तो एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं। अब आपकी बारी, और ये वाला जरा तेज है। महीने के आखिर में अली ने बिलाल को बैंक से पूरे 25,000 अदा कर दिए। सोचो, बिलाल का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? याद रखो, पहले लायबिलिटी बढ़ी थी। अब क्या हो रहा है? 3, 2, 1। डेबिट, क्योंकि कर्ज अब खत्म हो रहा है, लायबिलिटी घट रही है, और घटने पर रूल उल्टा चलता है। बिलाल डेबिट, बैंक क्रेडिट। जिस रुख पर चीज बढ़ती है, उसी के उल्टे रुख पर घटती है। ये पक्का कर लो। आधे एग्जाम के सवाल इसी पर हैं। शाबाश। अली भाई, अपना वादा पूरा। ये रहे 18,000। शुक्रिया उधार का। कैश डेबिट, सारा क्रेडिट, डेप्टर सेटल। नवीं, मुलाजिम की तनख्वाह 12,000, सैलरी एक एक्सपेंस है, डेड, डेबिट, कैश क्रेडिट। और 10वीं, अली ने घर के लिए 5,000 निकाले। याद है चैप्टर 1 का नया लफ्ज, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। मालिक अपना हक वापस ले रहा है, खर्चा नहीं। एक छोटा सा हुनर और। फर्ज करो अली ने एक ही दिन 15,000 का माल लिया, 10,000 कैश दिए, 5,000 बिलाल से उधार। 3 अलग एंट्रीज? नहीं, एक एंट्री, 3 लाइंस। परचेसेस डेबिट 15,000, टू कैश 10,000, टू बिलाल 5,000। इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर। बस, देखा? 10 एंट्रीज में आपने 6 बड़े कॉन्सेप्ट्स फतह कर लिए। बैंक अकाउंट, क्रेडिटर, बिलाल जिसको देना, डेप्टर, सारा जिससे आना, घटने का उल्टा रूल, ड्राइंग्स, और कॉम्पाउंड एंट्री।
मगर डायरी में लिखने से ये नहीं पता चलता कि सारा का कुल हिसाब कितना है या कैश में कुल कितना बचा। उसके लिए हर अकाउंट का अपना पन्ना चाहिए, और वही है अगला स्टेशन, लेजर, चैप्टर 3। चलिए, अब तक 5 डब्बे, टेड क्लिक और जर्नल में अली की 10 एंट्रीज। मगर अब एक सवाल, अली से कोई पूछे कैश कितना बचा, जर्नल की 10 एंट्रीज छाननी पड़ेंगी, 10 मिनट, और लेजर से 10 सेकंड। आज 10 एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करेंगे, हर अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, और आखिर में एक मैजिक चेक जो खुद बता देगा कि सारा काम सही है या नहीं। लेजर क्या है? जर्नल डायरी थी, सब कुछ तारीख के हिसाब से मिला जुला। लेजर उसी को तरतीब देता है, हर अकाउंट का अपना अलग पन्ना, कैश का अपना, बैंक का अपना, सेल्स का अपना, और हर पन्ने की शक्ल अंग्रेजी का हर्फ टी, इसीलिए नाम है टी अकाउंट। नाम ऊपर, बाईं तरफ डेबिट, दाईं तरफ क्रेडिट। और याद है जर्नल का खाली खाना, LF यानी लेजर फोलियो। अब समझ आया, वहां इसी पन्ने का पेज नंबर लिखा जाता है ताकि कोई भी एंट्री मिनटों में ढूंढी जा सके। पोस्टिंग का रूल सिर्फ एक लाइन है, सेम साइड अदर नेम। जर्नल में जिस अकाउंट को डेबिट किया, लेजर में उसी के डेबिट साइड पर लिखो सेम साइड, और लिखो क्या? सामने वाले अकाउंट का नाम, अदर नेम। एक ट्रेडिशन, और डेबिट साइड की हर लाइन टो से शुरू होती है और क्रेडिट साइड की हर लाइन बाय से। बस सेम साइड, अदर नेम, टू और बाय। चलिए सबसे बड़े अकाउंट से शुरू करते हैं। कैश 10 में से 7 एंट्रीज में आया है। पहले डेबिट साइड, जहां कैश खुद डेबिट हुआ था। एंट्री 1 टू कैपिटल 2 लाख, एंट्री 5 टू सेल्स 30,000, एंट्री 8 टू सारा 18,000। देखा, हर बार सेम साइड और सामने वाले का नाम। डेबिट साइड का टोटल 2,48,000। अब क्रेडिट साइड, जहां कैश निकला था, बाय बैंक 80,000, बाय परचेसेस 40,000, बाय सैलरी 12,000, बाय ड्राइंग्स 5,000। क्रेडिट साइड का टोटल 1,37,000। तो डेबिट पर 2,48,000, क्रेडिट पर 1,37,000, दोनों बराबर नहीं। और यहीं से शुरू होता है लेजर का सबसे इंपॉर्टेंट हुनर, बैलेंसिंग। आराम से, ये 4 कदम हैं और एग्जाम में यही आते हैं। कदम 1, दोनों साइड्स का टोटल निकालो। बड़ा टोटल है 2,48,000। कदम 2, यही बड़ा टोटल दोनों तरफ सबसे नीचे लिखो। कदम 3, छोटी साइड पर जो कमी है 2,48,000 में से 1,37,000 यानी 1,11,000, उसे लिखो बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब नीचे ले जाया गया, महीना बंद। और कदम 4, अगले महीने की पहली लाइन वही 1,11,000, मगर अब उल्टी साइड पर, डेबिट पर, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब वापस लाया गया, नया महीना इसी से शुरू होता है। और अब मैजिक देखिए, चैप्टर 2 में हमने पर्चियों से कैश गिना था, 1,11,000, बिल्कुल यही फिगर लेजर ने खुद कंफर्म कर दिया। अब आपकी बारी, बैंक अकाउंट। जर्नल से बैंक सिर्फ 2 दफा गुजरा था। 80,000 अंदर आए, टू कैश, और 25,000 बिलाल को अदा हुए, बाय बिलाल। तो सोचिए, बैंक का बैलेंस कैरीड डाउन क्या होगा, और ब्रॉट डाउन किस साइड पर आएगा? 3, 2, 1। 55,000 डेबिट साइड का बैलेंस। 80 आए, 25 गए, 55 बचे। और बैलेंस डेबिट साइड पर क्यों? क्योंकि बैंक एक एसेट है, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर रहता है। जिसने ये खुद निकाल लिया, पोस्टिंग भी बैलेंसिंग भी, दोनों हुनर आपके हाथ में हैं, शाबाश। अब एक दिलचस्प चीज, बिलाल का अकाउंट, क्रेडिट 25,000 बाय परचेसेस और डेबिट 25,000 टू बैंक, दोनों टोटल बराबर, तो बैलेंस 0। वाह अली भाई, 25 आए 25 गए, हिसाब बराबर, दोस्ती बरकरार। और सारा का अकाउंट डेबिट 18,000, क्रेडिट 18,000, फिर 0। जी बिल्कुल, मेरा हिसाब भी क्लियर, ना मुझ पर कुछ बाकी, ना अली भाई पर।
यही लेजर की असली ताकत है। एक नजर में पता चल जाता है कौन सा हिसाब चल रहा है और कौन सा सेटल हो चुका। जर्नल ये कभी नहीं बता सकता था। बाकी अकाउंट्स भी इसी रूल से बन जाते हैं। परचेसेस 40 और 25, टोटल 65,000 डेबिट। सेल्स 30 और 18, टोटल 48,000 क्रेडिट। कैपिटल 2 लाख क्रेडिट। सैलरी 12,000 डेबिट। ड्राइंग्स 5,000 डेबिट। और लीजिए 9 के 9 अकाउंट्स तैयार। और अब वो मैजिक चेक। सारे डेबिट बैलेंसेस जमा करो। 1,11,55, 65, 12, 5, टोटल 2,48,000। अब क्रेडिट बैलेंसेस 2 लाख कैपिटल और 48,000 सेल्स, टोटल फिर 2,48,000 बराबर। ये इत्तेफाक नहीं, ये डबल एंट्री का कानून है। हर डेबिट के साथ बराबर का क्रेडिट था तो बैलेंसेस भी बराबर। एग्जाम टिप। 3 गलतियां सबसे आम हैं। 1, साइड उलट देना। जर्नल में जो साइड थी लेजर में भी वही साइड। 2, टू और बाय का उलट पलट। डेबिट पर टू, क्रेडिट पर बाय। 3, कैरीड डाउन निकालकर अगले महीने ब्रॉड डाउन लिखना भूल जाना। याद रखिए, कैरीड डाउन महीना बंद करता है, ब्रॉड डाउन अगला शुरू करता है। ये 3 बचा लीजिए, पूरे मार्क्स पक्के। और वो जो दोनों टोटल बराबर निकले, 2,48,000 दोनों तरफ, उसी चेक का एक बाकायदा नाम है और एक पूरा फॉर्मेट भी। नाम है ट्रायल बैलेंस। चैप्टर 4। चलिए, अब तक अली के 9 अकाउंट्स तैयार हैं और आखिर में दोनों तरफ के टोटल बराबर निकले थे, 2,48,000। आज उसी चेक को उसका असली नाम और पूरा फॉर्मेट देंगे, ट्रायल बैलेंस। ये वो मशीन है जो 10 सेकंड में बता देती है कि पूरे महीने के हिसाब में कहीं गलती है या नहीं, और आखिर में एक डिटेक्टिव ट्रिक जो गलती का पता तक निकाल देती है। ट्रायल बैलेंस है क्या? लेजर में हर अकाउंट अपने अलग पन्ने पर था। ट्रायल बैलेंस उन सब बैलेंसेस को एक ही पन्ने पर जमा कर देता है, सिर्फ 3 खाने। अकाउंट का नाम, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। और एक बात अभी पक्की कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक लिस्ट है, एक स्टेटमेंट। इसमें ना टू आता है ना बाय, सिर्फ नाम और रकम। अब सवाल, कौन सा बैलेंस किस खाने में? रूल इतना आसान है कि हंसी आएगी। लेजर में जो बैलेंस डेबिट था वो डेबिट खाने में, जो क्रेडिट था वो क्रेडिट खाने में, बस। और अगर किसी अकाउंट का बैलेंस याद ना हो तो पुराना दोस्त हाजिर है, डेड और क्लिक। एक्सपेंसेस, एसेट्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट खाना। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल हमेशा क्रेडिट खाना। चलिए अली का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं साथ साथ। पहला, कैश 1,11,000 एसेट है, डेड का ए, डेबिट खाना। बैंक 55,000 एसेट, डेबिट। परचेसेस 65,000 खर्चे की फैमिली, डेबिट। सैलरी 12,000 एक्सपेंस, डेबिट। अब दूसरी तरफ कैपिटल 2 लाख, क्लिक का सी, क्रेडिट खाना। मालिक का पैसा बिजनेस पर कर्ज जैसा है, याद है। और सेल्स 48,000, इनकम, क्लिक का आई, क्रेडिट खाना। अब एक अकाउंट बाकी है और यही वो है जहां आधी क्लास फिसल जाती है। ड्राइंग्स 5,000। सोचिए ध्यान से, ये मालिक का पैसा है तो क्या कैपिटल के साथ क्रेडिट खाने में जाएगा या कहीं और? याद कीजिए, चैप्टर 1, ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा है, 3, 2, 1। डेबिट खाना ड्राइंग्स कैपिटल को घटाता है और कैपिटल खुद क्रेडिट वाला है तो उसका उल्टा डेबिट हुआ, डेड का डी, ड्राइंग्स। हर साल एग्जाम में यही एक लाइन आधे स्टूडेंट से गलत होती है और आपसे नहीं होगी। शाबाश। एक छोटी मगर जरूरी बात, लेजर में हमारे 9 अकाउंट्स थे मगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 7 लिखे। बाकी 2 कहां गए? बिलाल और सारा, दोनों का बैलेंस 0 था, सेटल हो चुके थे। रूल ये है, जिस अकाउंट का बैलेंस 0 हो
वो ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं जाता, इसीलिए 9 में से 7। अब टोटल कीजिए। डेबिट खाना 1,11,55,65,12 5 2,48,000। क्रेडिट खाना 2,00,000 कैपिटल और 48,000 सेल्स 2,48,000 बराबर। अली की बुक्स अरिथमेटिक के लिहाज से बिल्कुल साफ हैं। और अब वो डिटेक्टिव ट्रिक। फर्ज कीजिए किसी ने बैंक का 55,000 गलती से क्रेडिट खाने में लिख दिया। टोटल देखिए 1,93,000 और 3,03,000 बराबर नहीं। अब डिटेक्टिव बनिए। कदम 1, दोनों का डिफरेंस निकालिए 1,10,000। कदम 2, उसे 2 से डिवाइड कीजिए 55,000। कदम 3, अपने ट्रायल बैलेंस में 55,000 ढूंढिए। ये रहा बैंक। क्योंकि जब कोई बैलेंस गलत खाने में जाता है, डिफरेंस हमेशा उसका डबल होता है। मगर एक राज्य जो अक्सर लोग नहीं जानते, ट्रायल बैलेंस हर गलती नहीं पकड़ता। 3 गलतियां इसके रेडार से बच जाती हैं। 1, पूरी एंट्री ही लिखना भूल गए, दोनों साइड गायब, टोटल फिर भी बराबर। 2, गलत अकाउंट में डाल दिया, सैलरी की जगह रेंट, दोनों डेबिट, टोटल बराबर। 3, दोनों साइड पर एक ही गलत रकम। इसलिए याद रखिए, टोटल का बराबर होना एक्यूरेसी का सबूत नहीं, सिर्फ अरिथमेटिक का सबूत है। ये एक लाइन एग्जाम में पूरे थ्योरी के मार्क्स देती है। एग्जाम टिप्स 3। 1, हेडिंग में लिखिए ट्रायल बैलेंस एज एट और तारीख फॉर द ईयर नहीं। 2, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट खाना। 3, पहले सारे बैलेंसेस लिख लीजिए, फिर टोटल कीजिए। और अब अली का असली सवाल, ये सब तो ठीक, मगर मैंने कमाया कितना? चैप्टर 5, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए। महीना खत्म। अली ने गल्ला खोला, कैश गिना, 1,11,000 रुपए। अली खुश, मैंने 1 महीने में इतना कमा लिया। रुकिए अली, ये आपकी कमाई नहीं है। आज हम वही सवाल हल करेंगे जिसका शुरू से इंतजार था। अली ने असल में कमाया कितना? और जवाब आपको हैरान कर देगा। मगर पहले एक लफ्ज अच्छी तरह समझ लीजिए, स्टॉक। स्टॉक मतलब वो माल जो बेचने के लिए दुकान में पड़ा है। अली ने महीने भर में 65,000 का माल खरीदा। सवाल, क्या सारा बिक गया? दुकानदारी में ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए महीने के आखिरी दिन दुकान बंद करके माल गिना जाता है। इसे कहते हैं स्टॉक टेकिंग। अली ने गिना, 35,000 का माल अब भी शेल्फ पर मौजूद है। इसी बचे हुए माल को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब आराम से, ये वाली बात सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। सवाल, अगर 65,000 का माल खरीदा तो क्या 65,000 ही खर्चा गिने? नहीं। सोचिए, जो माल अभी शेल्फ पर पड़ा है वो खर्चा हुआ ही नहीं। वो तो अब भी आपकी दौलत है, आपकी जेब में माल की शक्ल में। खर्चा सिर्फ उतना हुआ जितना माल असल में बिक गया। इसलिए रूल ये है, बिके हुए माल की कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर है परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अली के लिए 65,000 माइनस 35,000 30,000, यही असल खर्चा है। और पहला महीना है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक 0। अब प्रॉफिट निकालने की मशीन और इसके 2 स्टेप हैं, दोनों अलग क्यों, यह समझना जरूरी है। स्टेप 1, ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ माल का मुकाबला। माल कितने का बेचा और बिके हुए माल की कॉस्ट क्या थी। इस डिफरेंस का नाम ग्रोस प्रॉफिट यानी सिर्फ सौदे की कमाई। स्टेप 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस ग्रोस प्रॉफिट में से दुकान चलाने के बाकी सारे खर्चे माइनस करो, जो बचा वही असली कमाई, नेट प्रॉफिट। पहला स्टेप माल का, दूसरा दुकान का। आपकी बारी। सेल्स 48,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी निकाला था 30,000। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना बनेगा? और साथ में सोचिए, क्या ये अली की जेब में जाने वाली रकम है? 3, 2, 1। 18,000, 48 माइनस 30, यही ग्रोस प्रॉफिट है, माल के सौदे की कमाई। मगर नहीं, ये अभी जेब में जाने वाली रकम नहीं,
क्योंकि दुकान के खर्चे अभी बाकी हैं, इसीलिए दूसरा स्टेप चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में 18,000 से खर्चे माइनस होंगे। हमारी बुक्स में दो चीजें हैं, सैलरी 12,000 और ड्राइंग्स 5,000। क्या दोनों माइनस होंगे? जरा ठहरिए और सोचिए। सिर्फ सैलरी, ड्राइंग्स खर्चा है ही नहीं। वो मालिक का अपना पैसा निकालना है, दुकान का खर्चा नहीं। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं आता। तो 18,000 माइनस 12,000 सैलरी, नेट प्रॉफिट 6,000 रुपए। यही अली की एक महीने की असली कमाई है। और अब वो सवाल जो हर नए स्टूडेंट को परेशान करता है, कैश तो 1,11,000 है, प्रॉफिट सिर्फ 6,000 क्यों? गौर कीजिए, कैश में सबसे बड़ी रकम तो अली का अपना कैपिटल है, 2 लाख, जो उसने खुद जेब से लगाए थे। अपना पैसा जेब से निकालकर गल्ले में रखना कमाई नहीं होती। कैश बताता है जेब में क्या है, प्रॉफिट बताता है आपने कमाया क्या। ये एक लाइन याद रखिए, कैश इज नॉट प्रॉफिट। इंटरव्यू में ये अंतर समझा दीजिए और आप 90% कैंडिडेट्स से आगे हैं। एक छोटा साइड केस एग्जाम में अक्सर आता है। कभी कभी खरीदा हुआ माल खराब निकले तो वापस कर दिया जाता है, उसे कहते हैं परचेज रिटर्न्स। ये परचेजेज में से माइनस होता है। इसी तरह कस्टमर माल वापस करे तो सेल्स रिटर्न्स, सेल्स में से माइनस। और माल दुकान तक लाने का किराया, कैरेज इनवर्ड्स, वो माल की कॉस्ट में जुड़ता है, जबकि माल कस्टमर तक भेजने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड्स, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। अंदर आने वाला खर्चा ट्रेडिंग में, बाहर जाने वाला प्रॉफिट एंड लॉस में। एग्जाम टिप्स 3। 1, पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रोस प्रॉफिट ऊपर से नीचे आता है। 2, क्लोजिंग स्टॉक का डबल रोल होता है। एक जगह अभी देखा, दूसरी जगह अगले चैप्टर में मिलेगी, वादा रहा। 3, ड्राइंग्स कभी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। और अब आखिरी बड़ा कदम, अली की दुकान की पूरी तस्वीर एक ही पन्ने पर। चैप्टर 6, बैलेंस शीट। अगर कोई अली से पूछे, भाई महीने के आखिर में तुम्हारी दुकान की कुल हैसियत क्या है, क्या क्या है तुम्हारे पास और किस किस का पैसा लगा हुआ है, तो अली क्या दिखाए? जर्नल? बहुत लंबा। लेजर? 9 पन्ने। जवाब है सिर्फ एक पन्ना, बैलेंस शीट। दुकान की पूरी फाइनेंशियल तस्वीर एक फोटो की तरह। आज पूरा साइकिल मुकम्मल होगा। पहले एक जरूरी अंतर, प्रॉफिट एंड लॉस एक मूवी है, पूरे महीने की कहानी। कितना बेचा, कितना खर्च हुआ, कितना कमाया। बैलेंस शीट एक फोटो है, सिर्फ आखिरी दिन की तस्वीर, इस वक्त क्या क्या है और किसका पैसा लगा है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस पर लिखते हैं फॉर द मंथ और बैलेंस शीट पर लिखते हैं एज एट, एक खास दिन। और हां, ये भी स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं, ना टू न बाय। और अब वो चीज जो चैप्टर 0 में देखी थी, तराजू, याद है? एसेट्स एक तरफ, कैपिटल और लायबिलिटीज दूसरी तरफ, और तराजू हमेशा बराबर। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। पूरे कोर्स में हम इसी तराजू के इर्द गिर्द घूमते रहे और आज वो वापस आ गया है अपने पूरे रूप में। बैलेंस शीट दरअसल इसी इक्वेशन की तस्वीर है। पहले एसेट्स, जो कुछ बिजनेस के पास, HAI। 1, कैश 1,11,000 लेजर से। 2, बैंक 55,000। और 3, याद है पिछले चैप्टर का वादा, क्लोजिंग स्टॉक का डबल रोल। 35,000 का माल भी तो अली के पास मौजूद है, वो भी एक एसेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह क्यों? क्योंकि वो 2 सवालों का जवाब देता है। ट्रेडिंग अकाउंट में वो बताता है कितना माल नहीं बिका ताकि खर्चा सही निकले, और बैलेंस शीट में वो बताता है कितनी दौलत अब भी मौजूद है। एक ही चीज, 2 अलग सवाल। कुल एसेट्स 1,11,000, 55 और 35, 2,01,000। अब दूसरी तरफ, और यहां आधी क्लास उल्टा कर देती है। कैपिटल 2 लाख था, महीने में नेट प्रॉफिट 6,000 कमाया और ड्राइंग्स 5,000 निकाले। तो फाइनल कैपिटल क्या होगा? प्रॉफिट प्लस होगा या माइनस?
और ड्राइंग्स प्लस या माइनस? 3, 2, 1। प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स माइनस। सोचिए, प्रॉफिट मालिक की कमाई है, कैपिटल में जमा होगी। ड्राइंग्स मालिक का निकाला हुआ पैसा है, कैपिटल से कम होगा। तो 2 लाख प्लस 6,000 प्रॉफिट माइनस 5,000 ड्राइंग्स, 2,01,000। और लाइबिलिटीज, बिलाल का कर्ज अदा हो चुका, 0। और अब वो लम्हा, एसेट्स 2,01,000, कैपिटल और लाइबिलिटीज 2,01,000 बराबर। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये वही तराजू है जो चैप्टर 0 में लटकाया था। हर ट्रांजैक्शन, हर एंट्री, हर चैप्टर जो हमने पढ़ा, सब इसी एक इक्वेशन पर आकर खत्म होता है। मुबारक हो, आपने पूरा अकाउंटिंग साइकिल मुकम्मल कर लिया। 1 मिनट रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए कि आपने किया क्या है। पहले समझा, बिजनेस अपने मालिक से अलग एंटिटी है, फिर 5 डब्बे और तराजू, फिर हर सौदे के 2 रुख, डेड और क्लिक, फिर जर्नल में 20 पर्चियां एंट्रीज बनी, फिर लेजर में हर अकाउंट का अपना पन्ना और बैलेंसिंग, फिर ट्रायल बैलेंस ने एरिथमेटिक की तस्दीक की, फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ने बताया कमाया कितना, और आज बैलेंस शीट ने पूरी तस्वीर दिखा दी। 0 से यहां तक ये पूरा सफार आपने तय किया है। एक छोटा साइड केस, बैलेंस शीट में चीजें किसी तरतीब से लिखी जाती हैं। इस तरतीब को कहते हैं मार्शलिंग। आम तरीका यह है कि सबसे जल्दी कैश बनने वाली चीज ऊपर, कैश, फिर बैंक, फिर स्टॉक, और सबसे देर से बनने वाली नीचे, जैसे बिल्डिंग या मशीनरी। लाइबिलिटीज में भी यही, जो जल्दी देनी है वो ऊपर। तरतीब का मकसद सिर्फ एक है, पढ़ने वाले को एक नजर में समझ आ जाए। तो स्टेटमेंट्स बन गई, मगर एक सवाल बाकी है, क्या ये पूरा सच है? सोचिए, अगर दुकान की कोई मशीन साल भर में पुरानी हो गई, क्या वो अब भी उसी वैल्यू की है? अगर बैंक का हिसाब अली के हिसाब से अलग निकले, किसका सही? और अगर कुछ खर्चे इस साल के हैं मगर बिल अगले साल आएगा, तो वो किस साल में गिने? ये 3 सवाल हमें अगले 3 चैप्टर्स में ले जाते हैं, जहां हम इन स्टेटमेंट्स को सच के और करीब लाएंगे। चैप्टर 7, डेप्रिसिएशन। चलिए, अली का पहला साल मुकम्मल, अब दूसरा साल शुरू, और अली ने दुकान के लिए एक नई डिलीवरी वैन खरीदी, 5 लाख रुपए की, चमकती हुई। दोस्त बोले, वाह, मगर एक अकाउंटेंट एक राज जानता है, जिस लम्हे ये वैन सड़क पर निकली, उसी लम्हे इसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो गई। ध्यान रहे, पहले साल के जो नंबर्स हमने लॉक किए थे, वो वहीं महफूज हैं। ये नई मिसाल है, नए साल की। डेप्रिसिएशन का मतलब है कोई भी एसेट, गाड़ी, मशीन, फर्नीचर, वक़्त और इस्तेमाल के साथ अपनी वैल्यू खोता है। यही कमी डेप्रिसिएशन कहलाती है। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक खर्चा है, एक एक्सपेंस। बिजनेस ने इस वैन की थोड़ी जिंदगी इस्तेमाल की, तो उस इस्तेमाल की वैल्यू भी खर्चे में आनी चाहिए। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, जरा आराम से। स्टूडेंट अक्सर पूछता है, भाई पैसा तो निकला ही नहीं, वैन तो पहले ही खरीद ली, अब हर साल जेब से कुछ जा नहीं रहा, तो खर्चा कैसे? जवाब गौर से सुनिए। खर्चा हमेशा पैसे के निकलने का नाम नहीं, खर्चा है किसी चीज का इस्तेमाल हो जाना। हर साल वैन थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है, और वही इस्तेमाल आपकी कमाई में मदद कर रहा है। इसलिए इसे कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। कैश नहीं निकलता, फिर भी खर्चा है। अगला सवाल, तो पूरी 5 लाख की कॉस्ट सिर्फ पहले साल के खर्चे में डाल दें? नहीं, सोचिए, ये वैन 5 साल कमाई में मदद देगी, तो इसका खर्चा भी 5 साल में बांटना चाहिए, हर साल थोड़ा थोड़ा। इसे कहते हैं मैचिंग। जहां कमाई वहां खर्चा, इसीलिए कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पर फैलाते हैं। पहला तरीका, स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला सामने है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप तकसीम यूजफुल लाइफ। कॉस्ट 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 50,000, लाइफ 5 साल। हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 3, 2, 1।
90,000, 5 लाख माइनस 50,000 यानी 4,50,000 तकसीम 5। ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन में हर साल बिल्कुल बराबर डेप्रिसिएशन, इसीलिए बुक वैल्यू एक सीधी लाइन में नीचे आती है और 5वें साल के आखिर में ठीक स्क्रैप वैल्यू यानी 50,000 पर रुक जाती है, ना कम ना ज्यादा। एक साइड केस, दूसरा तरीका, रिड्यूसिंग बैलेंस। इसमें परसेंटेज वही रहता है मगर हर साल छोटी होती बुक वैल्यू पर लगता है। मान लीजिए 20%। पहला साल 5 लाख का 20% 1 लाख। दूसरा साल बची हुई 4 लाख का 20% 80,000। तीसरा साल 3,20,000 का 20% 64,000। देखा, डेप्रिसिएशन हर साल कम होती जा रही है। ये असल जिंदगी के करीब है। नई गाड़ी शुरू के सालों में ज्यादा वैल्यू खोती है। अब एंट्री, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और डेट याद है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करो और दूसरी तरफ एसेट की वैल्यू घटती है, उस कमी को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट करो। साल के आखिर में डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनकर जाता है और बैलेंस शीट में वैन अपनी नेट बुक वैल्यू पर दिखती है, यानी कॉस्ट माइनस अब तक की सारी डेप्रिसिएशन, पुरानी कॉस्ट पर कभी नहीं। एग्जाम टिप्स 4। 1. डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। 2. स्ट्रेट लाइन हर साल बराबर, रिड्यूसिंग बैलेंस हर साल कम। 3. डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 4. बैलेंस शीट में एसेट हमेशा नेट बुक वैल्यू पर। और एक बात नोट कर लीजिए, ये पूरा आइडिया, हर चीज अपने साल में वाले उसी खानदान से है जिसे चैप्टर 9 में मुकम्मल करेंगे। मगर पहले वो पुराना वादा, चैप्टर 8 बैंक का हिसाब। अब वो सवाल जो चैप्टर 1 से आपके जहन में अटका हुआ है, याद है? बैंक का मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड। आपके पैसे आए और बैंक कहता है क्रेडिट, जबकि हमने सीखा था कैश आए तो डेबिट। आज इस गुत्थी का पूरा जवाब मिलेगा और साथ में बैंक रिकंसिलिएशन बनाना भी सीखेंगे। जवाब बेहद खूबसूरत है, आराम से सुनिए। बैंक की बुक्स आपकी बुक्स का आईना है। आपके लिए बैंक में रखा पैसा एक एसेट है, आपका माल, मगर बैंक के लिए वही पैसा उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा बैंक ने आपको वापस देना है। आप बैंक के लिए एक क्रेडिटर हैं, बिल्कुल बिलाल की तरह, और लायबिलिटी बढ़े तो क्लिक क्रेडिट। इसीलिए जब आपके पैसे आते हैं, बैंक अपनी बुक्स में क्रेडिट लिखता है और आपको वही मैसेज भेज देता है। दोनों सही हैं, बस दोनों अपनी अपनी किताब से बोल रहे हैं। गुत्थी हल। अब आगे। अली ने अपनी कैश बुक खोली, बैंक में 50,000। फिर बैंक का स्टेटमेंट आया, उस पर लिखा था 55,000। अली परेशान, बैंक ने गलती की या मैंने? जवाब, दोनों सही हैं, दो अलग रिकॉर्ड हैं। एक अली खुद लिखता है, दूसरा बैंक लिखता है। बस कुछ चीजें एक ने लिख ली, दूसरे ने अभी नहीं। आमतौर पर 4 वजहें होती हैं। 1. चेक जो अली ने दिया मगर वो अभी बैंक से कैश नहीं हुआ। 2. चेक जो अली ने जमा कराया मगर अभी क्लियर नहीं हुआ। 3. बैंक के चार्जेस। 4. बैंक का इंटरेस्ट। अब इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटिए। ग्रुप ए, सिर्फ वक़्त का मसला, बिना कैश हुआ चेक और बिना क्लियर हुआ डिपॉजिट। ग्रुप बी, जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, चार्जेस और इंटरेस्ट, बैंक को पता है, अली को नहीं, और तरीका हमेशा एक ही सिमत से। पहले अपनी कैश बुक ठीक करो, फिर रिकंसिलिएशन बनाओ। दोनों तरफ से एक साथ चलोगे तो उलझ जाओगे। कदम 1, कैश बुक अपडेट। अली की कैश बुक 50,000, बैंक ने इंटरेस्ट दिया 2,000 प्लस, बैंक ने चार्जेस काटे 1,000 माइनस। नई एडजस्टेड कैश बुक क्या बनेगी? 3, 2, 1। 51,000, 50 प्लस 2 माइनस 1। और गौर कीजिए, यही एडजस्टेड वाला बैलेंस आगे बैलेंस शीट में जाता है, बैंक स्टेटमेंट वाला नहीं। अब इसी 51,000 से रिकंसिलिएशन शुरू होगा। कदम 2, एडजस्टेड कैश बुक 51,000। अब वक़्त वाले 2 आइटम्स,
बिना कैश हुआ चेक 12,000। अली ने बिलाल को दिया मगर बिलाल ने अभी भुनाया नहीं। और बिना क्लियर हुआ डिपॉजिट 8,000। सारा का चेक जमा तो हुआ मगर क्लियर नहीं हुआ। बैंक स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए क्या ऐड करें, क्या माइनस? 3, 2, 1। चेक ऐड, डिपॉजिट माइनस। सोचिए क्यों? बिलाल वाला चेक बैंक ने अभी काटा ही नहीं, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा दिख रहा है, इसलिए ऐड 12,000। और सारा वाला डिपॉजिट बैंक ने अभी जमा नहीं किया, तो बैंक के पास कम दिख रहा है, इसलिए माइनस 8,000। 51 + 12 - 8, 55,000। और बैंक स्टेटमेंट भी 55,000 बराबर रिकंसाइल्ड, कोई डिफरेंस नहीं। एग्जाम टिप्स 4। 1, पहले कैश बुक अपडेट फिर रिकंसिलिएशन। 2, रिकंसिलिएशन में सिर्फ वक्त वाले आइटम्स। 3, कैश बुक से चलो तो बिना कैश हुआ चेक ऐड, बिना क्लियर हुआ डिपॉजिट माइनस। 4, बैलेंस शीट में एडजस्टेड कैश बुक वाला बैलेंस आता है। और अब आखिरी कॉन्सेप्ट, वो चीजें जो साल के आखिर में बुक्स को पूरा सच बनाती हैं। चैप्टर 9। साल खत्म होने को है और अली अपनी बुक्स देख रहा है मगर कुछ अजीब है। इंश्योरेंस पूरे साल की दे दी, हालांकि आधा फायदा अगले साल का है। 1 महीने की सैलरी अभी दी ही नहीं और कुछ कमीशन कमाया जो अभी आया नहीं। तो इस साल का असल प्रॉफिट क्या है? जवाब छुपा है 4 छोटी एडजस्टमेंट्स में। इन सब के पीछे एक ही असूल है, मैचिंग। और ये एक जुमला याद कर लीजिए, पूरा चैप्टर इसी पर खड़ा है। इस साल का खर्चा इसी साल में, इस साल की कमाई इसी साल में। कैश चाहे कभी भी आए या जाए। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में यही असूल देखा था। पैसा निकला नहीं, फिर भी खर्चा, क्योंकि इस्तेमाल इसी साल हुआ। अब वही असूल 4 और शक्लों में। 4 एडजस्टमेंट्स, 2 खर्चे की, 2 इनकम की। पहली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा हो गया मगर दिया नहीं। दूसरी, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस दे दिया, फायदा बाकी। तीसरी, अक्रूड इनकम, कमाई हो गई मगर मिली नहीं। चौथी, अनअर्न्ड इनकम, पैसा एडवांस मिला, काम बाकी। 2 क्विज से शुरू करते हैं। पहली, आउटस्टैंडिंग। अली वर्कर को हर महीने 5,000 सैलरी देता है। 11 महीने की दे दी, 55,000। दिसंबर की 5,000 अभी बाकी है। 2 सवाल, इस साल का कुल सैलरी खर्चा कितना और वो बाकी 5,000 बैलेंस शीट में कहां जाएंगे? 3, 2, 1। 60,000। काम पूरे 12 महीने का लिया तो खर्चा भी पूरे 12 महीने का। 55 नहीं, 60,000। और जो 5,000 अभी देना बाकी है वो एक लायबिलिटी है। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। रूल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड और लायबिलिटी बन जाता है। दूसरी, प्रीपेड। अली ने दुकान की इंश्योरेंस पूरे साल की 12,000 1 अक्टूबर को एडवांस दे दी। साल खत्म होता है 31 दिसंबर को। सवाल, इस साल का असल इंश्योरेंस खर्चा कितना और बाकी पैसा कहां जाएगा? 3, 2, 1। सिर्फ 3,000। अक्टूबर से दिसंबर, सिर्फ 3 महीने इस साल के, यानी 12,000 में से 3,000 इस साल का खर्चा। बाकी 9,000 अगले साल का। वो अभी एक एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस। रूल, प्रीपेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस से मीनस और एसेट बन जाता है। देखा, आउटस्टैंडिंग का बिल्कुल उल्टा। अब इनकम की 2 शक्लें। तीसरी, अक्रूड इनकम। अली ने 2,000 कमीशन कमाया मगर अभी मिला नहीं। कमाई हो चुकी तो इनकम में ऐड करो, और वो 2,000 एक एसेट, क्योंकि पैसा आना बाकी है। चौथी, अनअर्न्ड इनकम। अली ने किसी से अगले साल का किराया 3,000 एडवांस में ले लिया। पैसा आ गया मगर वो इस साल की कमाई नहीं, तो इनकम में से माइनस करो और वो 3,000 एक लायबिलिटी, क्योंकि जगह अभी देनी बाकी है। अब पूरा नक्शा एक 4 खाने के चार्ट में। ऊपर की कतार एडवांस वाली चीजें, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है,
अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी है और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस। नीचे की कतार बाकी वाली चीजें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, अक्रूड इनकम एसेट है और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड। बस 4 खाने और ये चारों एडजस्टमेंट्स हमेशा के लिए आपके हो गए। एग्जाम टिप्स 3। 1, हर एडजस्टमेंट 2 जगह असर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों। 2, आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड लायबिलिटी, प्रीपेड और अक्रूड एसेट। 3, जो इस साल का नहीं वो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। और अब सब कुछ हो चुका, जर्नल से बैलेंस शीट तक और फिर सच की 3 लेयर्स तक। अब आखिरी पड़ाव जहां आप खुद हिसाब बनाएंगे। तो ये रहा पूरा सफार एक सांस में। हमने शुरू किया इस बुनियाद से कि बिजनेस अपने मालिक से अलग एंटिटी है, फिर 5 डब्बे और तराजू, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, फिर हर सौदे के 2 रुख, डेड और क्लिक, फिर जर्नल, हर ट्रांजैक्शन की पहली लिखाई, फिर लेजर, हर अकाउंट का अपना पन्ना और बैलेंसिंग, फिर ट्रायल, बैलेंस अरिथमेटिक की तस्दीक, फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, कमाया कितना, फिर बैलेंस शीट, पूरी तस्वीर 2,01,000 दोनों तरफ, और फिर सच की 3 लेयर्स, डेप्रिसिएशन, चीजें पुरानी होती हैं और वो भी खर्चा है, बैंक रिकंसिलिएशन, 2 किताबें दोनों सही बस आईने की तरह उल्टी, और एडजस्टमेंट्स, हर चीज अपने साल में। ये सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं, ये एक ही जंजीर है जिसकी हर कड़ी अगली को पकड़े हुए है। और अब देखते हैं कितना पक्का हुआ। 10 तेज सवाल। सवाल 1, कैश आया, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। सवाल 2, मालिक ने पैसा निकाला, इसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। सवाल 3, ड्राइंग्स, ट्रायल बैलेंस के किस खाने में? डेबिट। सवाल 4, लेजर में पोस्टिंग का रूल, सेम साइड अदर नेम। सवाल 5, महीना बंद करने वाली लाइन, बैलेंस कैरिड डाउन। सवाल 6, बिके हुए माल की कॉस्ट का फॉर्मूला, परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सवाल 7, ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं? कभी नहीं। सवाल 8, नेट प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है या घटता? जुड़ता है। सवाल 9, वो खर्चा जिसमें कैश नहीं निकलता, डेप्रिसिएशन। और सवाल 10, बैलेंस शीट की हेडिंग, एज एट और तारीख, कितने सही हुए? और अब वो वादा जो शुरू में किया था, अब आप खुद पूरा हिसाब बनाएंगे। गौर से सुनिए और वीडियो रोक कर कागज उठाइए। एक नया दुकानदार, नाम कामरान, कैपिटल 1 लाख, माल खरीदा 60,000 का, सारा कैश पर, माल बेचा 80,000 का, सारा कैश पर, दुकान का किराया दिया 10,000 और महीने के आखिर में शेल्फ पर बचा माल 15,000 का। सवाल, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल तीनों निकालिए। अभी रोकिए और कोशिश कीजिए। चलिए मिलाते हैं। बिके हुए माल की कॉस्ट 60,000 माइनस 15,000 बचा माल 45,000। ग्रोस प्रॉफिट 80,000 सेल्स माइनस 45, 35,000। अब नेट प्रॉफिट 35,000 माइनस 10,000 किराया 25,000 और बैलेंस शीट। कैश कितना बचा? 1 लाख आया, 60,000 माल में गया, 80,000 बिक्री से आया, 10,000 किराया गया, 1,10,000 प्लस बचा माल 15,000, कुल एसेट्स 1,25,000 और दूसरी तरफ कैपिटल 1 लाख प्लस प्रॉफिट 25,000, 1,25,000 बराबर। अगर आपका भी यही आया, मुबारक हो, आपने पूरा साइकिल खुद चला लिया। और यही हमारा सफार मुकम्मल होता है। जीरो से, बिल्कुल जीरो से आप यहां तक पहुंचे, पूरा अकाउंटिंग साइकिल अपने हाथों से। ये कोई छोटी बात नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला सफार भी साथ हो। और अगर आप तैयार हैं अगले लेवल के लिए तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स 2 का प्लेलिस्ट मौजूद है, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, वहीं से शुरू। अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।